आज मैं आप सबके सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और अगर याद करने की दृष्टि से देखें तो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक भी है। आपको पता है कि बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिन्हें याद रख पाना बहुत ही कठिन काम है। आज मैं आप सबके सामने इसकी ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाएंगे कि वीडियो के अंत में आपको सभी अनुच्छेद याद हो गए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों के संघ के रूप में। तो आपको पता है कि जो भारत है वह 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है ना। जो भारत है हमारा वह 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। और क्योंकि यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के हैं, इसलिए सबसे पहले अनुच्छेद में किसका वर्णन होगा? भारत का। क्योंकि अगर हम अपने नोट्स भी बनाते हैं तो सबसे पहले अपने नोट्स में किसका नाम लिखते हैं? अपना नाम लिखते हैं, है ना, क्योंकि वह नोट्स हमारे होते हैं। ठीक उसी प्रकार क्योंकि यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के हैं तो अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन होगा? भारत का। और भारत राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है दोस्तों? भारत राज्यों के संघ के रूप में। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 2, जिसमें वर्णन है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का। तो अनुच्छेद 2 से ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ मांग रहा हो कि मुझे दो, और इसमें बात हो रही है नए राज्यों के प्रवेश की, यानी नया राज्य बनेगा। तो जब नया राज्य बनेगा तो वह पुराने राज्यों से बोलेगा कि मुझे बनने के लिए मेरे हिस्से की जमीन मुझे दो, है ना। क्योंकि अगर पुराने राज्य उनके हिस्से की जमीन नहीं देंगे तो नया राज्य कैसे बनेगा? तो नया राज्य बोलेगा कि मुझे मेरे हिस्से की जमीन दो, जिससे कि मैं बन सकूं। तो 2 से हो गया अनुच्छेद 2। और कौन ऐसा बोलेगा? नया राज्य, क्योंकि उसको बनना है, यानी उसको स्थापित होना है। तो अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन है दोस्तों? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 3, जिसमें नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन होगा। तो इससे पहले मैंने बताया कि नए राज्यों का जब प्रवेश होगा तो वह पुराने राज्यों से अपने हिस्से की भूमि मांगेंगे, और जब वह भूमि पुराने राज्य दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके क्षेत्र और सीमा में एक बदलाव आएगा, है ना। उनकी क्षेत्र और सीमा कम हो जाएगी। तो ठीक अनुच्छेद 2 के बाद यानी अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण के बाद पुराने राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन किया जाएगा, है ना। क्योंकि जब नए राज्य का निर्माण हो जाएगा तो पुराने राज्य की क्षेत्र, सीमा व नामों में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि पुराने राज्यों ने अपने क्षेत्र और सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा कर दिए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन किया जाएगा। या कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अनुच्छेद 3 में पुराने राज्यों के लिए 3 काम किए जाएंगे: क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 4, जिसमें अनुसूची 1 और 4 का संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन है। तो यह ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 4 में 4 काम किए जाएंगे। कौन कौन से? एक, अनुसूची 1 का संशोधन, दूसरा अनुच्छेद 2 के अधीन बनाई गई विधियां, फिर अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां और अनुसूची 4 का संशोधन। यानी 1, 2, 3 और 4 क्रम से है। तो अनुच्छेद 4 में 4 चीजें होंगी। क्लियर है? ठीक ऐसे जैसे अनुच्छेद 3 में 3 काम हो रहे थे, वैसे अनुच्छेद 4 में 4 काम होंगे। तो इसमें आपको एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि आप अनुसूची 1 और 4 की जगह अनुच्छेद 1 और 4 कर दें। तो ऐसा ना हो, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग अनुच्छेद 4 ही पढ़ रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 4 तो आएगा नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 4 नहीं आएगा तो कौन सा 4 आएगा? अनुसूची 4 आएगी। और वैसे भी आपको ऑप्शन में आएगा तो आप क्लियर कर लोगे कि अनुच्छेद 4 में 4 काम होते हैं। कौन कौन से? अनुसूची 1 और 4 का संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 5, जिसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का वर्णन है।
तो नागरिकता में एक शब्द छुपा हुआ है नाग, और जो नाग होते हैं वह पंचमुखी होते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि नाग 3 मुखी हैं या कि 6 मुखी हैं या कि 7 मुखी हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा यही सुना होगा कि जो नाग होते हैं वह पंचमुखी होते हैं, चाहे आप शेषनाग की बात कर लें या कि और कोई भी नाग की बात कर लें। तो नाग पंचमुखी होते हैं, तो पंच से हो गया अनुच्छेद 5 और नाग से हो गया नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में किसका वर्णन है दोस्तों? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का, या फिर आप नाग पंचमी से याद रख सकते हैं अनुच्छेद 5 को। तो पंचमी से हो जाएगा अनुच्छेद 5 और नाग से हो जाएगा नागरिकता। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 6, जिसमें भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का वर्णन है, यानी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे देश को छोड़कर भारत आए हों उनको नागरिकता देना। तो मैंने कहा कि जो दूसरे देश को छोड़कर भारत आए हों, छोर में लिखा हुआ शब्द छो अर्थात 6। तो अनुच्छेद 6 में किसका वर्णन है दोस्तों? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का, अर्थात जो दूसरे देश को छोड़कर भारत आए हैं। अगला है अनुच्छेद 7, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का वर्णन है, यानी ऐसे व्यक्ति जो आजादी के समय भारत के साथ नहीं खड़े थे और पाकिस्तान के साथ चले गए थे, है ना। तो मैंने कहा कि वह व्यक्ति जो कि आजादी के समय भारत के साथ नहीं खड़े थे। तो 7 से हो गया 7 अर्थात अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 में किसका वर्णन है दोस्तों? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अर्थात वह व्यक्ति जो कि भारत के साथ नहीं खड़े थे। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 8, जिसमें भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का वर्णन है, यानी वह व्यक्ति जो कि विदेशों में रहते हैं लेकिन हैं भारत के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका हाथ हमारे हाथों में तो है लेकिन वह हमारे साथ नहीं रहते, है ना, क्योंकि वह हमारे अपने हैं। तो उनका हाथ हमारे हाथों में तो रहता है लेकिन वह हमारे साथ नहीं रहते। तो हाथ से हो गया 8 अर्थात अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 में किसका वर्णन दोस्तों? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 9, जिसमें वर्णन है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना यानी नागरिकता का नहीं दिया जाना। नहीं फॉर नो, और नो से मिलता जुलता शब्द है अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 में किसका वर्णन है दोस्तों? नागरिकता का ना होना, अर्थात विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का समाप्त कर दिया जाना। क्लियर है? नो फॉर नाउ। अगला है अनुच्छेद 10, जिसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना वर्णित है। तो 10 से एक मिलता जुलता शब्द है दास। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दास बना लेता है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले व्यक्ति की नागरिकता छीन जाती है ना। वह दुनिया से अनजान हो जाता है। अगर वह दूसरे देश में गया और उसको किसी ने दास बना लिया तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो नागरिकता है वह छीन जाती है ना। तो दास से हो गया अनुच्छेद 10 और नागरिकता का अधिकार छीन जाता है, तो नागरिकता के अधिकार से हो गया नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी को दास बनाने पर भी नागरिकता के अधिकार का बना रहना जरूरी है। अगला है अनुच्छेद 11, जिसमें वर्णन है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी एक हाथ से कोई चीज दो और एक हाथ से कोई चीज लो, अर्थात एक हाथ दो और एक हाथ लो, यही कहलाता है विनिमय। तो 1 और 1 से हो गया 11 और यह विनिमय कहलाता है। तो विनिमय से हो गया संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा विनिमय। तो अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय का वर्णन है। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। तो जो राज्य की परिभाषा होती है वह काफी बड़ी होती है ना, क्योंकि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति राज्यों की परिभाषा लिखने बैठेगा तो जो अंत में राज्य की परिभाषा लिखकर तैयार होगी वह काफी बड़ी परिभाषा होगी, है ना, क्योंकि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग परिभाषा मिलकर एक बड़ी परिभाषा हो जाएंगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो राज्य की परिभाषा है वह बहुत बड़ा है। बड़ा फॉर 12 अर्थात अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन है दोस्तों? राज्य की परिभाषा का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 13, जिसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का वर्णन है। तो एक शब्द लिखा हुआ है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कम करने की क्रिया, और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ 13
याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं तरा। अगर किसी भी चीज को तरा जाए तो वह धीरे धीरे अल्प हो जाता है ना। चाहे आप प्याज ले लीजिए, चाहे आप टमाटर ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए, तो अगर किसी भी चीज को तरा जाता है तो वह धीरे धीरे अल्प होती जाती है, यानी कम होती जाती है। तो अनुच्छेद 13 में किसका वर्णन है दोस्तों? अल्पीकरण का, अर्थात मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। तो समानता का मतलब होता है कि सभी को एक भाव में देखना। तो भारत में हम सब एक हैं। कौन हम सब? हम चारों, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हम सब एक हैं। कौन एक हैं? हम चारों। तो 1 और 4 से हो गया 14, अर्थात अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। ठीक इसी प्रकार एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे, है ना। ऐसा पहले के टाइम पे होता था। तो पानी से हो गया पानी दरा, अर्थात 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है दोस्तों? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 16, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन है। तो अवसर की समानता, अगर किसी भी व्यक्ति को अवसर मिले तो वह कभी भी नहीं छोड़ेगा, है ना। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब करने का अवसर मिले तो क्या वह कभी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो छोरा फॉर 16 यानी अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में किसका वर्णन है दोस्तों? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो कोई भी व्यक्ति अवसर नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 17, जिसमें वर्णन है अस्पृश्यता के अंत का, अर्थात छुआछूत का अंत। तो समाज में जो भी व्यक्ति छुआछूत फैलाते हैं तो वह समाज के कौन होते हैं? शत्रु, है ना। जो भी व्यक्ति समाज में छुआछूत फैलाते हैं वह समाज के शत्रु होते हैं। तो शत्रु से हो गया 17, अर्थात अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है दोस्तों? छुआछूत का अंत, अर्थात अस्पृश्यता का अंत। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 18, जिसमें वर्णन है उपाधियों के अंत का। तो अनुच्छेद 18 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं हटाना, यानी उपाधियों को अपने नाम से हटाना। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि हटाई थी अपने नाम से, है ना। ठीक उसी प्रकार उपाधियों को अपने नाम से हटाना, हटाना से हो गया 18, अर्थात अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है दोस्तों? उपाधियों के अंत का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 19, जिसमें वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वह 9 की तरह दिख रहा है और जो माइक है वह 1 की तरह दिख रहा है। तो 1 और 9 से हो गया 19, अर्थात अनुच्छेद 19। और माइक में क्या किया जाता है दोस्तों? बोलने का काम किया जाता है ना। तो बोलने से हो गया बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात वाक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन है दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता का, अर्थात वाक स्वतंत्रता का। क्लियर है? और ठीक अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रेस में अर्थात मीडिया में भी बोलने का काम किया जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है? अगला है अनुच्छेद 20, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन है। तो आज के समय में इतना भ्रष्टाचार है कि लोग फीस देकर अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, है ना। मतलब उन्होंने अपराध किया है और दोष सिद्ध भी हो गया है, फिर भी वह फीस देकर छूट जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए आप विजय माल्या जैसे लोगों को देख लीजिए कि अपराध भी किया है उन्होंने, दोष भी सिद्ध हो चुका है, फिर भी वह संरक्षित हैं। तो अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने 20 अनुच्छेद याद किए। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग आगे के अनुच्छेद भी याद करेंगे। तो अगर आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।